हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। आज हम क्लास 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसमें एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं एंड टॉपिक इज़ लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। बहुत एक मज़ेदार टॉपिक है और जो ओम्स लॉ के ऊपर आज हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि ये लॉ क्या था और वो किन किन कंडीशन में लॉ वैलिड होता है, क्या ये लॉ यूनिवर्सल लॉ है कि ये हमेशा वैलिड होता है या कुछ कंडीशन में जाके लॉ फेल भी हो जाता है, कमियां क्या हैं, शॉर्टकमिंग्स, ड्रॉबैक्स ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। आज इस पे बात होगी। आगे बढ़ने से पहले रिकॉल करें कि ओम्स लॉ क्या था। मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में से जब हम करंट फ्लो करवाते हैं इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करके और एक पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट साथ में लिया जाए ताकि हम पोटेंशियल को वेरी कर सकें, तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ V के लिए कितना करंट आ रहा है उसको हमने कहा था V इज प्रोपोर्शनल टू I इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, और हमने ये कहा था कि V इज इक्वल टू IR। और आपको याद होगा हमने ये भी कहा था कि जो रेशो है V और I का ये हमेशा कांस्टेंट रहता है और इस रेशो को हमने रेजिस्टेंस कहा था। ग्राफ की मदद से बात करें तो ये हमारा ग्राफ हुआ जहाँ पर ये V है और यहाँ पर ये I है, और जब पोटेंशियल नहीं आपने अप्लाई किया था उस टाइम करंट ज़ीरो था। दैट मीन दिस इज द स्ट्रेट लाइन विच इज ग्राफ बिटवीन V एंड I। दिस में बी इन वोल्ट, दिस इज इन एम्पियर एंड दिस इज इन वोल्ट। चलो वोल्टेज तो हमारा वोल्ट में ही रहेगा, लेकिन करंट कैन बी इन डिफरेंट यूनिट्स, इट कैन बी इन मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि हमारा सर्किट में कितना करंट जा रहा है। आप क्या देख रहे हैं कि पोटेंशियल को बढ़ाने से करंट भी बढ़ रहा है, राइट। पोटेंशियल को बढ़ाने से करंट भी बढ़ रहा है। पोटेंशियल थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ तो करंट भी और इंक्रीज हुआ। और यदि हम इस सर्किट में पोलैरिटीज को रिवर्स कर दें, क्या कहा हमने, पोलैरिटीज को रिवर्स करना बोले तो कि दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और ऑब्वियसली यहाँ पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इफ दिस इज द कंप्लीट सर्किट। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इन पोलैरिटीज को यदि हम चेंज कर देते हैं, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, दिस विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी क्या देखें आप कि पोलैरिटीज को यानी पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में इंटरचेंज करने से करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। यानी जब यहाँ आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हम ऐसा कहें कि इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज इन द रिवर्स डायरेक्शन तो करंट का डायरेक्शन भी उल्टा हो जाता है एंड द सेम लाइन एक्स्ट्रापोलेट्स लाइक दिस, और ये हमारा ग्राफ बन जाता है। इस तरह के जो कंडक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ओहमिक कंडक्टर्स। ओहमिक कंडक्टर्स मीन दोज कंडक्टर्स विच फॉलो ओम्स लॉ। लेकिन आज का प्रश्न ये है कि क्या ओम्स लॉ इज अ यूनिवर्सल लॉ, इज इट एप्लीकेबल एवरीवेयर और देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। ये VI में जो हमने ये एक प्रोपोर्शनलिटी की बात कही, क्या इसमें कुछ डेविएशंस भी आते हैं या हमेशा ऐसा रहता है? तो आंसर इज कि यस, डेविएशंस आते हैं, और वो 3-4 पॉइंट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे डेविएशन कहाँ कहाँ पे आते हैं, उनको पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो जब हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, वी शुड राइट कि ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, एंड एज वी नो दैट V इज प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज IR, ये सारा लिख के these are ohmic conductor, this is a graph. But in many other cases there are some material which do not follow such pattern in the graphs and those are called non-ohmic conductors. तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि what is difference between ohmic conductors and non-ohmic conductor। तो ये तो मैंने सारा आपको बता दिया कि ohmic conductors क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे non-ohmic conductors की, लेकिन बात का आधार क्या रहेगा, जो अभी मैंने बात की आपसे कि there are certain deviations। डेविएशन किसमें, इसमें कि V is not always proportional to I। What are different cases when V is not proportional to I? तो देखते हैं कि हम उसमें 3-4 केसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। So what are non-ohmic conductors? So non-ohmic conductors are those conductors which do not follow Ohm's law. That means in this conductor V is proportional to I is not valid. That means there are डेविएशंस फ्रॉम दिस रिलेशन। तो कैसे कैसे डेविएशन हो सकते हैं, सबसे पहले हम इनको केस बाय केस डिस्कस करेंगे। तो केस नंबर 1 की बात करें, केस नंबर 1 इज दैट VI ग्राफ इज नॉन लीनियर। VI ग्राफ इट मे बी नॉन लीनियर। व्हाट डज इट मीन?
हम ग्राफ बनाते हैं, चलो मैं अपनी सुविधा के लिए इस v को यहाँ लेता हूँ एंड यहाँ पे i लेता हूँ सो दैट आई कैन फाइंड अ स्लोप, क्योंकि हमने क्या कहा कि यदि v इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो क्या v बाई आई आर होता है कि नहीं होता। यानी v को हम यहाँ पे लें y एक्सिस पे और i को लेते हैं x एक्सिस के ऊपर, इसको जो स्लोप होगा v बाई आई दैट विल बी r। यदि हम आई वी ग्राफ लेते हैं जिसको हम वी आई ग्राफ भी कह सकते हैं, v यहाँ लिया i यहाँ लिया, दिस इज द ग्राफ, और यहाँ पर हम यदि स्लोप लेते हैं सो दिस इज डेल्टा i एंड दिस इज डेल्टा v, राइट, डिफरेंस इन v एंड डिफरेंस इन i, तो यहाँ पर डेल्टा i बाई डेल्टा v इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, और ये होता है 1 बाई r, यानी इन्वर्स स्लोप है ये रेजिस्टेंस का, इसलिए हमने क्या किया सीधा यहाँ पर vi ले लिया। तो यहाँ पर केस नंबर 1 में बात कर रहे हैं कि vi ग्राफ इज नॉन लीनियर। होगा क्या कि लो टेम्परेचर्स के ऊपर तो मान लेते हैं कि v और i का जो रिलेशन है वो प्रोपोर्शनल होगा, सो एट लो टेम्परेचर, राइट, इन एवरी कंडक्टर व्हेन द टेम्परेचर इज लो ऑब्वियसली करंट इज लेस, हीटिंग नहीं होता है उतना ज़्यादा, और v और i प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन जैसे ही करंट को आप बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर होता है हाई, एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर इज हाई व्हेन करंट ग्रोज इन द सर्किट, जब इसमें करंट ज़्यादा हो जाएगा सर्किट के अंदर, जब करंट को बढ़ा देंगे आप, इन दैट केस द टेम्परेचर इज हाई, और यहाँ पर जो ये लीनियर था जो कि रूटीन में ये ऐसे जाना चाहिए था, ये थोड़ा सा टुवर्ड्स v डेविएट हो जाता है। तो अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ तो स्लोप ठीक है v बाई आई आर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर स्लोप कुछ और चेंज हो गया, यहाँ स्लोप कुछ और हो गया। दैट मीन्स at higher temperature the VI graph is non-linear and here the Ohm's law is not valid. The Ohm's law fails here. So in case of metals, when the temperature is low, in that case Ohm's law is valid, but when the temperature is high due to the high currents, obviously there is deviation in the VI graph towards the V axis, this voltage axis, and Ohm's law fails now. तो ये हमने एक किया, अब दूसरी बात करते हैं इसी तरह से। Second point is that VI relation is sign dependent, right? This is case number 2. Case number 2 क्या कहे कि जो VI relation है this is depending on the sign of V. तो VI relation is sign dependent. Now what does it mean? आपने क्या देखा था? अभी हमने ओमिक कंडक्टर्स किए थे, उसके ग्राफ की बात करें, दिस वाज द ग्राफ, दिस इज V एंड दिस इज I। हमने ये कहा था कि जब भी v और i का ग्राफ बनाते हैं दिस ग्राफ पासिस थ्रू ओरिजिन, ठीक बात है, और जब हम पोलैरिटीज को रिवर्स करते हैं व्हेन साइन ऑफ v इज चेंज्ड, राइट, इन दैट केस व्हाट हैपेंस, द ग्राफ इज अगेन वन स्ट्रेट लाइन। दैट मीन बिल्कुल सिमेट्रिक है ये, और जिस तरह से यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी थी पॉजिटिव v के लिए, उसी तरह से दिस इज नो नेगेटिव v, दिस इज नेगेटिव i। नेगेटिव i का मतलब ये नहीं है कि i कोई वेक्टर है, नेगेटिव i का मतलब है कि उस सर्किट में पहले करंट की दिशा ये थी और अब करंट की दिशा ये है, दिस इज नेगेटिव i, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस। और नेगेटिव v का मतलब है कि यदि आपने इस तरह से लिया था पॉजिटिव नेगेटिव इस केस में, तो जब आपने पोलैरिटीज को रिवर्स कर दिया इन दैट केस हम कहते हैं कि वोल्टेज को हमने रिवर्स कर दिया है, इज इट। तो ये तो बात हुई ओहमिक कंडक्टर्स में ऐसा होता था, दिस वाज द केस इन द ओहमिक कंडक्टर्स। लेकिन नॉन ओहमिक कंडक्टर्स में, और उसमें स्पेशलिटी हम बात करेंगे, डायोड्स की बात कर लीजिए, आप ट्रांजिस्टर्स की बात कर लें, यहाँ पे क्या देखते हैं जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंपोनेंट्स हैं, इनमें जब भी ग्राफ बनेगा v और i का, से दिस इज़ v एंड दिस इज़ i, तो मान लेते हैं कि जब v को बढ़ा रहे हैं तो पहले तो हमारा कुछ करंट कुछ इस तरह से ये शेप ले रहा है। सेमी कंडक्टर डिवाइसेस नाम से एक यूनिट है 12th क्लास में ही, हमारा लास्ट यूनिट है, तो वहाँ पर इसके ऊपर विस्तार से बात की जाएगी। तो VI ग्राफ ऐसा होता है। तो जब हम V को नेगेटिव करें तो क्या ये ग्राफ सिमेट्रिक होता है, क्या यहाँ भी ग्राफ ऐसा होता है? तो आंसर है नहीं। ये ग्राफ कैसा होता है, काफ़ी टाइम तक तो वोल्टेज को नेगेटिव करने से करंट पे फर्क पड़ता ही नहीं और एकदम से यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, राइट। दिस इज द शेप। तो ये इसका सिमेट्रिक ग्राफ नहीं है। सो दिस इज द केस वेयर VI रिलेशन इज साइन डिपेंडेंट। किसका साइन? साइन डिपेंडेंट ऑन V। वोल्टेज के साइन के साथ ग्राफ चेंज हो रहा है, यानी V की पोलैरिटीज को रिवर्स करने से, बैटरी की पोलैरिटीज को रिवर्स करने से हम क्या देख रहे हैं कि IV ग्राफ चेंज नहीं हो रहा है। दिस इज वन मोर केस। तो यहाँ भी ओम्स लॉ फेल हो जाता है। आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ओम्स लॉ कब बोलेंगे? व्हेन इट इज स्ट्रेट लाइन।
स्टेटमेंट क्या, दिस इज V एंड दिस इज I, दैट मीन रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहाँ तो स्लोप हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर ओम्स लॉ फेल हो गया है। दिस इज अनदर ड्रॉबैक ऑफ ओम्स लॉ। तो हम ये डिसाइड करें कि क्या डायोड में ओम्स लॉ वैलिड है, नहीं। डायोड और ट्रांजिस्टर नाम आप बड़े कॉमनली देखेंगे हमारे लास्ट यूनिट में। स्पेशल पर्पस डिवाइसेस होते हैं करंट सर्किट्स में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, तो आप क्या देख रहे हैं कि इनमें ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड। तो पहला पॉइंट क्या देखा कि एट हाई टेम्परेचर्स VI ग्राफ बिकम्स नॉन लीनियर, तब भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। और अभी हम कह रहे हैं कि डायोड ट्रांजिस्टर में तो V का साइन चेंज करने से VI ग्राफ सिमेट्रिक ही नहीं आ रहा है, तो यहाँ भी ओम्स लॉ फेल हो जाता है। दिस इज अनदर ड्रॉबैक ऑफ ओम्स लॉ। बात करते हैं थर्ड ड्रॉबैक की। सो इन द थर्ड लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ हम ये कह सकते हैं कि VI ग्राफ इज नॉन यूनिक। तो नॉन यूनिक तो बात की बात है, पहले समझें कि यदि यूनिक है तो उसका मतलब क्या हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय कि VI ग्राफ इज यूनिक। तो यूनिक समझेंगे तो नॉन यूनिक खुद ही समझा जाएगा। मान लेते हैं कि मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, दिस इज V एंड दिस इज I, और से दिस इज I एंड दिस इज V, है ना। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे पैरामीटर्स को ले रहे हैं। एंड दिस इज द ग्राफ। आप यदि I का ये वैल्यू लेते हैं तो व्हाट यू कैन सी कि V का एक ही वैल्यू है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि I की इस वैल्यू के लिए V के दो वैल्यूज हो जाएं? फॉर दिस वैल्यू ऑफ I देयर आर टू वैल्यूज ऑफ V। ऐसा हो जाए तो ग्राफ होगा नॉन यूनिक। दैट मीन जहां पर I की सिंगल वैल्यू के लिए V के दो वैल्यू हो जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए ये ग्राफ को ध्यान से कि मान लें कुछ ऐसा ग्राफ हो, दिस इज I एंड दिस इज V, दिस इज मिली एम्पियर, दिस इज इन वोल्ट, और कुछ ग्राफ ऐसा शेप ले कि यहाँ से ऐसा आना शुरू करे, और फिर देखो ये रिवर्स कर्व ले लिया इसने। अब क्या देख रहे हैं, यहाँ तक तो पोटेंशियल बढ़ने से करंट बढ़ रहा था, लेकिन इसके बाद क्या देख रहे हैं आप, डेल्टा V इंक्रीज हो रहा है लेकिन I क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और फिर उससे भी ज़्यादा वैल्यू हो सकती है। और मानिए कि यहाँ से ये ग्राफ ऐसे फिर से घूम जाता है, तो यू कैन सी कि फॉर द सेम वैल्यू ऑफ I आप देखें यहाँ पर V का वैल्यू ये लिया जाए, दिस इज V1, या फिर I की इसी वैल्यू के लिए V का ये वैल्यू लिया जाए, या फिर I की इसी वैल्यू के लिए V का कुछ और वैल्यू लिया जाए। तो अब क्या देख रहे हैं, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ I देयर आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ V, राइट। तो ऐसा यदि हो जाए, ऐसा मत कहे कि पॉसिबल नहीं है। ओम्स लॉ होता वहाँ पॉसिबल नहीं था। ये तो हमने बात की ओहमिक कंडक्टर्स की। ओहमिक कंडक्टर्स में देयर वाज यूनिक वैल्यू ऑफ V फॉर I और वाइस वर्सा। सो दीज आर ओहमिक कंडक्टर्स। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं, दीज आर नॉन ओहमिक कंडक्टर। और ये ग्राफ किसका है, दिस इज गैलियम आर्सेनाइड, दिस इज गैलियम आर्सेनाइड। ये एक सेमी कंडक्टर मटेरियल है गैलियम आर्सेनाइड, और यहाँ पर फॉर वन वैल्यू ऑफ I देयर आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ V, दैट मीन VI ग्राफ इज नॉन यूनिक। और यहाँ पर तो क्या देख रहे हैं, यहाँ तो डेल्टा VY डेल्टा I जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। क्यों, क्योंकि V तो बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में V तो बढ़ रहा है, लेकिन I क्या हो रहा है, I तो घट रहा है ना। सो इस रीजन में यहाँ से यहाँ तक यू कैन नेम दैट इफ दिस इज A एंड दिस इज B, सो इन AB इफ डेल्टा V इज पॉजिटिव, here delta I is negative, तो यहाँ तो नेगेटिव स्लोप आ रहा है, इज इट। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं था। तो यू कैन गिव द एग्जांपल कि इन द सेमीकंडक्टर्स लाइक गैलियम आर्सेनाइड सच थिंग हैपेंस। तो VI ग्राफ इज नॉन यूनिक। आई होप आइडिया इज क्लियर। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल नाउ। ओम्स लॉ के लिमिटेशंस में केस नंबर 4 क्या हो सकता है कि व्हेन VI ग्राफ इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब V 0 भी है उस टाइम भी हम बात करते हैं करंट की, तो करंट 0 होता था ओम्स लॉ में, ओमिक कंडक्टर में। लेकिन यहाँ पर इन सम केसेस VI ग्राफ इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी ग्राफ जो है वो ओमिक कंडक्टर से डेविएट होता है। ये था ग्राफ ओमिक कंडक्टर्स के लिए, दिस वाज V एंड दिस वाज I, तो दिस ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि ग्राफ ही ओरिजिन से पास ही ना करे, ऐसा ग्राफ भी हो सकता है। और ये कहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो इफ वी टेक द केस ऑफ वाटर वोल्टामीटर। देखिए वाटर वोल्टामीटर क्या होता है कि जैसे हमारा सेल होता है वैसा ही, जिसमें कैथोड एनोड है, और वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन लिया हमने, वाटर, राइट, एंड विच इज एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO4। यदि हम उसमें
देखते हैं कि करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, क्या वोल्टेज को बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो कैथोड होता है वहाँ पर हाइड्रोजन लिबरेट होता है और एनोड पे ऑक्सीजन लिबरेट होता है, और उसके कारण वहाँ पे एक बैक ईएमएफ होता है। बैक ईएमएफ क्या हुआ कि वोल्टेज इज सेट अप इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये हुआ कि जब तक हमारा अप्लाइड ईएमएफ इज नॉट मोर देन दिस बैक ईएमएफ, तब तक क्या होगा। मान लीजिए मुझे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करने के लिए 8 वोल्ट का पोटेंशियल चाहिए, लेकिन ऑलरेडी नेगेटिव पोटेंशियल है वहाँ पर। तो पहले तो उस नेगेटिव को नलिफाई करेंगे, वो ज़ीरो होगा, फिर से बढ़ना शुरू होगा ना। दैट मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये 1.67 वोल्ट के लिए खास करके इस वाटर वोल्टामीटर में आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि आप अप्लाइड वोल्ट्स बढ़ा रहे हैं, आपने जीरो से बढ़ाना शुरू किया 0.1, 0.2, 0.3, लेकिन वो अभी तक बैक ईएमएफ के बराबर नहीं हो पाई। और जब उसके एकदम हल्का सा बढ़ी तो वहां से करंट ने बढ़ना शुरू किया। सो दिस इज द केस ऑफ वाटर वोल्टामीटर। हियर आल्सो ओम्स लॉ फेल। व्हाई इट इज फेलिंग? because VI graph, this is V and this is I, so VI graph must pass through origin, लेकिन यहाँ पर ये ग्राफ origin से पास नहीं कर रहा है। Is it clear? So this was all regarding the limitations of Ohm's law। और हमारे मन में जिज्ञासा आती है कि ऐसा होता क्यों है, डेविएशन क्यों हो रहा है। ये ओम लॉ में ऐसी क्या कमियां थी कि यहाँ ये फेल हो गया। इसका मतलब हुआ कि हमने ये तो कह दिया कि ओम्स लॉ इज़ नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, लेकिन उसका कारण क्या है उस पर सोचें। देखिए, जब भी हम किसी लॉ को डिराइव करते हैं ना, जब भी किसी लॉ को कोई साइंटिस्ट ने डिराइव किया था, उसने रिजल्ट दिया था, तो उसने उसमें कुछ एजम्पशंस ली होंगी। फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है कि जब कोई एक केस हमारी डिज़ायर्ड एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिस्पांस नहीं दे रहा है, इसका मतलब हुआ कि जब इसको डिराइव किया गया था, जब इसको हमने एक्सप्लेन किया था, जब इसको नियम को दिया था, तो वहाँ कुछ एजम्पशंस ली होंगी। तो यहाँ भी ऐसा ही है, ओम्स लॉ में भी हमने कुछ एजम्पशंस ली थी। उन एजम्पशंस को हटा दीजिए तो शायद कुछ बात बन जाए, लेकिन उससे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। सो व्हाट्स द रीज़न व्हाई ओम्स लॉ इज़ शोइंग दिस डेविएशंस and why it fails in some cases? Its reason is that while deriving Ohm's law, there were many assumptions regarding the existence of free electrons, regarding the behavior of free electrons। even हमने ड्रिफ्टिंग की बात की, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में भी आपने देखा कि दो तरह के रिलेशन निकल जाते हैं, राइट, जब वीडी की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपने कौन सा अप्रोच लगाया था। आपने एजम्पशंस को एक तरह से अडॉप्ट किया तो कुछ और रिजल्ट आएगा, लेकिन आपने एजम्पशंस को हल्का सा चेंज किया तो रिजल्ट कुछ और हो जाएगा। वाइल ड्राइविंग द मेन रिलेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच वाज ई टॉ बाई एम, उसमें केवल 1/2 ई टॉ बाई एम भी आता है इफ़ यू चेंज द एजम्पशंस। एनी हाउ हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जब आपने एजम्पशंस के ऊपर थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन किया होगा तो डेविएशन तो आने ही हैं। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग दिस। बहुत जल्दी नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, TCR, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। सो जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।